हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 214 और आज से हम लोग शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के एंटायर यूनिट। और सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है। देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करें, इसका क्लियर सा मीनिंग है कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में किस तरह से होता है, उसकी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखो, अगर मॉलिक्यूल्स को हमें केवल स्मॉल डिस्टेंसेस में ही ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे सेल के इस पार्ट से दूसरे पार्ट तक या लीफ के बाहर से लीफ के अंदर तक, तो जो स्मॉल डिस्टेंसेस ट्रेवलिंग है वो होती है या तो डिफ्यूजन के थ्रू या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का सिंपल सा मीनिंग समझो यहाँ पर। देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम लोग और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, केवल आपको यहाँ पर मीनिंग बता देता हूँ। समझो ये कोई सेल है हमारे पास में, अभी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो जब साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का जो खुद का मूवमेंट रहता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जैसे कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के साथ में अगर मूव करता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, तो उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीम बन रहा है साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसका नाम रखा गया है। अगर लॉन्गर डिस्टेंसेस है, कुछ लंबे डिस्टेंस में ट्रेवल करना है, तो फिर एक ही तरीका है और वो है हमारे प्लांट का वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है पहले लोअर क्लासेस में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। केवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवलिंग को जो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब प्लांट्स में किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो सब सब्सटेंसेस अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें बेसिकली देखो, वाटर है एक, तो वाटर के अलावा मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, ये सभी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे होता है ग्लूकोज का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआरस यानी कि फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, इनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है आप ट्रांसपोर्ट किस चीज का करवा रहे हो। जैसे मैं बात करूं वाटर और उसके साथ मिनरल्स का, हमें पता है रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसके साथ में कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये वाटर और उसके साथ जो मिनरल्स हैं वो जाइलम के हेल्प से यूनी डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्लियर कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसा है, यूनी डायरेक्शनल यानी कि इन अ सिंगल डायरेक्शन, जो कि बहुत क्लियर है कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होने के बाद में जाइलम के थ्रू एक सिंगल डायरेक्शन में लीव्स तक पहुंचते हैं। कुछ इस तरह से देखो, ये जो हम लोगों ने ब्लू एरोज दिखा रखे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, ये ब्लू एरोज यहाँ पे देखो, ये वाले, हाँ, ये जितने भी ब्लू एरोज है ये शो कर रहे हैं जाइलम के साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और उसके साथ में कुछ मिनरल्स। तो कैसा है, केवल सिंगल डायरेक्शन में है। जाइलम का ट्रांसलोकेशन हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होगा, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल मूवमेंट जाइलम के अंदर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब वाटर रूट्स के साथ, रूट्स से एब्जॉर्ब होकर स्टेम, लीव्स और ग्रोइंग रीजन्स तक पहुंचता है। नेक्स्ट बात करूं अगर ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, अब हमें पता है हमने फोटोसिंथेसिस किया। इस फिगर में देखो लाइट है, लाइट की वजह से हुआ फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ लीव्स के अंदर। अब ये ग्लूकोज लीव्स जहाँ पे बनता है वहां से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है देखें, अगर हम लोग देखो, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीव्स के अंदर। लीव्स में फॉर्मेशन होने के बाद में एक तो ये जितने भी प्लांट पार्ट्स है वहां तक पहुंचता है, उसके अलावा ये पहुंचता है स्टोरेज ऑर्गन्स तक। हमें पता है जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, तो स्टोरेज ऑर्गन्स में पहुंचता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये स्टोरेज ऑर्गन्स से ही वापस प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक एक्सपोर्ट होता है। यानी ये कैसा इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है मल्टी डायरेक्शनल, इसका ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। अब कोई भी प्लांट पार्ट जैसे सेनेसेंस में जा रहा है, सेनेसेंस मतलब एजिंग, जैसे आपने देखा होगा लीफ होती है, लीफ जब नॉर्मल एक यंग लीफ कैसी होती है, ग्रीन कलर की, एक लीफ जो सेनेसेंस में जा रही है वो धीरे धीरे कैसी हो जाती है, येलो। कोई भी पार्ट प्लांट का, कोई भी पार्ट अगर सेनेसेंस में जा रहा है, इसका मतलब कुछ टाइम बाद में वो पार्ट वहां से हट जाएगा, उस प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। तो उस पार्ट में जो अब सेनेसेंस में जा रहा है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वहां से विथड्रॉ करके हम लोग दूसरे ग्रोइंग पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं हो।
सेनेसेंस वाला पोर्शन है, जैसे समझ लो ये कोई प्लांट है और ये पर्टिकुलर पार्ट का सेनेसेंस होने वाला है, तो इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकल कर दूसरे ग्रोइंग पार्ट्स में चले जाते हैं और ये पार्ट कुछ टाइम बाद में यहाँ से हट जाता है या सेपरेट हो जाता है उस प्लांट से, ताकि न्यूट्रिएंट्स का वेस्टेज रोका जा सके। नेक्स्ट बात करता हूँ प्लांट हार्मोन्स की, कि प्लांट हार्मोन्स किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, प्लांट हार्मोन्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ से लेकर जहाँ पर इनका यूज होगा वहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। हार्मोन्स के अलावा कुछ केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और हमेशा ये सभी केमिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स और हार्मोन्स बहुत स्मॉल अमाउंट्स में ट्रांसपोर्ट होता है इनका। और कभी कभी समटाइम्स एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि समटाइम्स इट इज अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड प्रोसीजर। इसका मतलब पोलराइज का मतलब हो गया कि ये पोलैरिटी शो करेगा। पोलैरिटी का मतलब हो गया एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि यूनी डायरेक्शनल। जहां पे हार्मोन का फॉर्मेशन हुआ वहां से ये ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये प्लांट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक इन द सेंस कोई इस तरफ आ रहा है कोई उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स। आप देखा होगा कि जब कोई ट्रैफिक जैम लगता है तो होता है ना कि किसी भी डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, एक सर्कल है, कोई इस तरफ जा रहा है कोई इस तरफ जा रहा है तो कोई इस तरफ जा रहा है। सेम इसी तरह प्लांट में अभी ट्रैफिक रहता है कॉम्प्लेक्स, बट ये काफ़ी ऑर्डर्ड मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? काफ़ी एक ऑर्डरली मूवमेंट ये इनका रहता है, ठीक है। और जिसमें कुछ ऑर्गन्स किसी सब्सटेंस को रिसीव कर रहे हैं तो कुछ ऑर्गन्स किसी सब्सटेंस को बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है कंपाउंड्स का, बट एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की तरह ये चलता है। अब ट्रांसपोर्ट के जो 3 तरीके जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनना अब जो मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब से लेकर एंड ऑफ द वीडियो तक जो भी हम लोग स्टडी करेंगे बहुत कंसेप्चुअल है और इस पे बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको यहाँ पर सारे एक साथ क्लियर करवाऊंगा। शुरुआत कर रहा हूँ मैं डिफ्यूजन से। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जब स्टूडेंट से पूछा जाता है तो सबसे पहला बच्चा आंसर क्या करता है? वो यही कहता है कि सर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में किसी चीज़ का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है आपकी डिफ्यूजन की ये। तो सबसे पहली बात, इट इज अ पैसिव मूवमेंट, दैट इज नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। हमें पता है कोई भी प्रोसेस 2 टाइप का होता है, एक एक्टिव प्रोसेस और एक पैसिव प्रोसेस। जब हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज कर रहा है, और पैसिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो ऑर्गेनिज्म किसी तरह के एनर्जी यूज नहीं करता, उसको हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। तो सिमिलरली डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। ध्यान रख लेना, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। बहुत से स्टूडेंट आके कहते हैं कि सर एक्टिव डिफ्यूजन में एनर्जी यूज होती है क्या? ध्यान रखो, एक्टिव डिफ्यूजन नाम का कोई प्रोसीजर नहीं होता। जब मैंने कह दिया डिफ्यूजन, इसका मतलब वो पैसिव प्रोसेस ही होगा, फिर चाहे वो किसी भी टाइप का डिफ्यूजन हो। क्लियर है चीज? डिफ्यूजन मतलब एक पैसिव प्रोसेस, हमेशा इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती। अब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। मैं आपको ये जो 2 वर्ड है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट और अप हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल सा ये वर्ड्स का टर्मिनोलॉजी कैसे बना वो सीखो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ एक हिल की, एक पहाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, जब हम किसी चीज को हिल के ऊपर वाले पोर्शन से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन हिल, यानी पहाड़ी से नीचे की तरफ। तो ये होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं वो सीखना पहले, बने कैसे वर्ड वो सीखना पहले, उसके बाद मैं इनका मीनिंग बताता हूँ। और मैं अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो मैं उसको कहता हूँ अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोल दूंगा? अप हिल ट्रांसपोर्ट। सिंपल सा, मैंने एक समझ लो मैंने पानी है, मैंने इस पानी को यहाँ से रिलीज कर दिया, तो वो पानी अपने आप नीचे की तरफ मूव करेगा, उसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं अगर इस पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। यानी कि अपहिल ट्रांसपोर्ट जब हम वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब वो एक एक्टिव प्रोसीजर है। और डाउनहिल ट्रांसपोर्ट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? पैसिव प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग डिफ्यूजन में क्या वर्ड यूज करें? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट।
पोर्ट, यानी एक पैसिव प्रोसेस, और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमेशा रहेगा। एक फिगर के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ, एक सेल के थ्रू कैसे डिफ्यूजन हो सकता है। देखो ये यहाँ पे हमने शो कर रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक लिपिड की बाइलेयर है। हमें अच्छे से पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये वाला पोर्शन है, जो मैंने यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन ऊपर जो आपने दिख रहा होगा ना, हेड पोर्शन, ये फॉस्फोलिपिड के हेड, ये सारे रहते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अंदर की तरफ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बीच वाला कोर पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन जहाँ पे चेन प्रेजेंट है, वो रहता है हाइड्रोफोबिक, क्योंकि वो लिपिड्स का बना है। अब देखो ध्यान से सुनो जो समझा रहा हूँ, समझे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो सरफेस होंगे, एक इनर सरफेस जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, एक आउटर सरफेस जो आउटसाइड द सेल है। तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों हाइड्रोफिलिक है। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों ही कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि इन दोनों पे प्रेजेंट है हमारे फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट जो हाइड्रोफिलिक रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों हाइड्रोफिलिक है और क्यों हाइड्रोफोबिक है। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल सरफेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल सरफेस, में सरफेस की बात कर रहा हूँ, दोनों कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बीच वाला पोर्शन है, यानी इनर सरफेस और आउटर सरफेस के जो बीच वाला कोर पोर्शन है, वो रहता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। डायग्राम में मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वापस एक बार बता रहा हूँ, समझो चीज को। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस बनेगा, देखो ये वाला, ठीक है, ये दिस पोर्शन, ये आउटर सरफेस हाइड्रोफिलिक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर सरफेस, ये दोनों किससे बने हैं, ये जो राउंड राउंड आपको स्ट्रक्चर दिखा रही है, हेड है फॉस्फोलिपिड का, दोनों कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर पोर्शन जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रहता है हाइड्रोफोबिक। तो इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ पे हमने शो कर रखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि साइटोप्लाज्म के बाहर का फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर का फ्लूइड बेसिकली, और ये यहाँ शो कर रखा है साइटोप्लाज्म। अब ये कोई मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये सारे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्लियर इनका सेल से बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू इनका मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब यहाँ पे हमने शो कर रखा है कि टाइम, यानी एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे इनका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ होता जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के थ्रू। आई होप चीज क्लियर है, आपको ध्यान से समझनी है एक एक चीज, तभी जाकर आप इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे और आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे क्लियर हो पाएंगे। डिफ्यूजन हमेशा एक स्लो प्रोसेस रहता है, बहुत धीमे धीमे होता है डिफ्यूजन, और ये कभी भी ऐसा नहीं है कि लिविंग सिस्टम में ही डिफ्यूजन हो, ऐसा नहीं है कि लिविंग सिस्टम में ही डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स में तो बहुत ऑब्वियस है, डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स में तो बहुत ऑब्वियस है। जैसे आपने पढ़ा रहेगा कि किस तरह से स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर कर जाता है लीव के अंदर, तो गैसेस और लिक्विड्स बहुत इजीली डिफ्यूज होते हैं। बट सॉलिड्स का डिफ्यूजन थोड़ा मुश्किल रहता है, सॉलिड्स का डिफ्यूजन थोड़ा मुश्किल रहता है। अब एक एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइन है, वो जो ये कहती है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन, रादर देन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड का खुद का डिफ्यूजन इज मोर लाइकली, यानी सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत इजीली हो जाएगा, जबकि सॉलिड्स का खुद का डिफ्यूजन थोड़ा मुश्किल रहता है। आई होप पॉइंट आपको क्लियर है, यानी कि गैसेस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड्स, ये कुछ इस तरह से डिफ्यूजन का रेट है। अब डिफ्यूजन प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लांट बॉडी में इट इज़ दी ओनली मीन फॉर गैसियस मूवमेंट। प्लांट बॉडी में गैसेस के मूवमेंट का ये इकलौता तरीका है, इसलिए डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर। अब डिफ्यूजन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो सब हम लोग अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला डिफरेंस है, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डिफरेंस, यानी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा डिफ्यूजन। इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं समझाता हूं। देखो ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के इस तरफ अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन देखूं, समझो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी गैस के 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और इस तरफ प्रेजेंट है 70 मॉलिक्यूल्स। ये पहला एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि सेम एक मेम्ब्रेन है, इसमें बाहर की तरफ 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और अंदर की तरफ 30 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब सवाल ये है कि डिफ्यूजन किस में होगा, डिफ्यूजन
किस में होगा? ये सिस्टम ए है अपना, ध्यान से सुनना, अच्छे से चीजें समझ में आने लगेगी। और ये सिस्टम बी है। पहला सवाल कि डिफ्यूजन किस में होगा, तो हम कहेंगे सर डिफ्यूजन तो दोनों में ही होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस दोनों के अंदर है, यानी ए में भी डिफ्यूजन होगा और बी में भी डिफ्यूजन होगा। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, तब आप कहोगे कि सर डिफ्यूजन सिस्टम बी में ज्यादा होगा। क्यों सिस्टम बी में ज्यादा होगा? क्योंकि जो डिफरेंस है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो हायर लेवल पे है बी में। ए की अगर मैं बात करूं तो ए में जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है वो है 30 मॉलिक्यूल्स का, अक्रॉस द मेम्ब्रेन 30 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। एक तरफ 100 मॉलिक्यूल्स है तो दूसरी तरफ 70 मॉलिक्यूल्स है, जबकि सिस्टम बी में डिफरेंस है 70 मॉलिक्यूल्स का। कितना? 70 मॉलिक्यूल्स का। इसलिए डिफ्यूजन ज्यादा किस में होगा? डिफ्यूजन ज्यादा होगा सिस्टम बी में और डिफ्यूजन कम होगा सिस्टम ए में, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन का रेट। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, यानी जो मेम्ब्रेन बीच में है उसका परमिएबिलिटी कितना है। मैं वापस इसी एग्जांपल में आ जाता हूँ, सिस्टम ए और बी जो मैंने अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ किया। देखो सिस्टम ए में मैं बोल देता हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन है ये कंप्लीटली परमिएबल नहीं है, या फिर इसकी परमिएबिलिटी कम है, और सिस्टम बी की जो मेम्ब्रेन है उसका परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। तब आप बताओ डिफ्यूजन ज्यादा किसमें होगा? ऑब्वियसली डिफ्यूजन ज्यादा उसमें होगा जिसमें मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो परमिएबल है तो वो इजीली मूवमेंट जो है अलाउ करेगी सिस्टम में। जबकि मैं कह रहा हूँ ए सिस्टम की जो मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली परमिएबल नहीं है, तो इसमें जो डिफ्यूजन है वो थोड़ा कम रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ टेम्परेचर और प्रेशर, यानी ये वो दो फैक्टर्स है जिस पे भी डिफ्यूजन डिपेंडेंट रहता है। अब एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा बात इस पे की नहीं है, तो हम भी इतना डिटेल में इन दोनों को फैक्टर्स को नहीं लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइज ऑफ सब्सटेंस, यानी जिन सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो रहा है उसका साइज। तो बिल्कुल क्लियर सा फंडा है, डिफ्यूजन जब मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा रहेगा तो डिफ्यूजन उतना ही आसानी से रहता है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो आप इसको कुछ ऐसा समझ लो कि आपके सामने मैंने बोला कि एक रोड में से कुछ बहुत सारे लोगों को एक साथ पास होना है। अब उन लोगों का जो साइज है वो जितना ज़्यादा छोटा होगा, यानी जितने पतले लोग होंगे वो बहुत इजीली वहाँ से निकल जाएंगे, और जितने मोटे मोटे लोग रहेंगे उनका मूवमेंट उतना ही ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल रहता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो साइज ऑफ सब्सटेंस मैटर करता है, जितना ज़्यादा पार्टिकल छोटा होगा उसका डिफ्यूजन उतना ही फटाफट होता है। जो सबसे लास्ट फैक्टर है वो है लिपिड का सोल्यूबिलिटी। अब देखो जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना। देखो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, समझो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर सरफेस हाइड्रोफिलिक, आउटर सरफेस हाइड्रोफिलिक, लेकिन जो बीच का कोर है वो बीच का कोर कंप्लीट थ्रू एंड थ्रू कैसा है? यह है हाइड्रोफोबिक। अब अगर ये कोई एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, यह हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस क्या यहाँ से यहाँ इजीली क्रॉस कर सकता है? वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को यहाँ से यहाँ जाने के लिए बीच का जो हाइड्रोफोबिक कोर है वो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और हम अच्छे से पता है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आपस में मिसिबल नहीं होते। तो कोई सब्सटेंस जितना ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा वो उतना इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उतना इजीली उसका डिफ्यूजन होगा। तो ये जो फैक्टर है ये केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे के थ्रू जब डिफ्यूजन है तभी ये इफेक्ट करता है। बाकी अदरवाइज अगर सेल वॉल की मैं अगर बात करूँ तो सेल वॉल में, बिकॉज सेल वॉल में लिपिड्स है ही नहीं, सेल वॉल खुद हाइड्रोफिलिक है, तो कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इजीली उसको क्रॉस कर लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल बट सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को इजीली क्रॉस करने नहीं देता। तो बस यही रीजन है कि वाई लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर थ्रू सेमी परमिएबल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। चलो फिर नेक्स्ट बात करता हूं मैं FD यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वर्ड के पीछे क्या लगा है? डिफ्यूजन, यानी ये कैसा है? एक तरह का डिफ्यूजन ही है, यानी कि ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएगा, एनर्जी यूज नहीं करेगा, और ये होगा डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पीछे वर्ड लगा दिया है मैंने डिफ्यूजन। अब आगे जो वर्ड लगा है वो फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का क्या मतलब होता है कि हमने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, डिफ्यूजन कराने के लिए हमने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड किया, तब जाकर जो डिफ्यूजन हुआ उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको भी वापस समझते हैं सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले कंसेप्ट से, इनर सरफेस हाइड्रोफिलिक, आउटर सरफेस हाइड्रोफिलिक, बीच का हाइड्रोफोबिक,
ठीक है। अब एक हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर या एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इसको क्रॉस करना चाहता है तो वो इजीली उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। इसका डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इन जो इस तरह की जो मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स मूवमेंट करवाते हैं इन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये प्रोटीन यहाँ से शुरू होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा और ये एंड होगा यहाँ पर। तो ये थ्रू एंड थ्रू किसी चैनल की तरह काम कर रहा है। उसको आप कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे हाइड्रोफोबिक बीच का कोर है और आपका प्रोटीन कुछ इस तरह से है, थ्रू एंड थ्रू है। तो कोई भी सब्सटेंस इजीली यहाँ से अंदर गया और यहाँ से सीधा अंदर एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से हाइड्रोफिलिक, किसी प्रोटीन चैनल के थ्रू आराम से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज पॉसिबल है, हाइड्रोफोबिक के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब एक ऐसा डिफ्यूजन जिसके लिए कुछ आपने फैसिलिटी प्रोवाइड की है और ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि आपने मेम्ब्रेन चैनल्स बना रखे हैं, तो उसको आप कहते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है कि सेल के बाहर की तरफ इन मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, अंदर की तरफ बहुत कम है, या फिर आप इस पिक्चर के हिसाब से है ही नहीं, तो इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर होना चाहिए। बट बिकॉज ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ पे और एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली ये जो बीच का लिपिड कोर है इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर आपको देखो कि प्रोटीन चैनल दिख रहा होगा, तो इस प्रोटीन चैनल की हेल्प से ये इजीली मूवमेंट कर सकता है। होता ऐसा है बेसिकली कि ये जो मॉलिक्यूल है ये जाके सबसे पहले प्रोटीन चैनल के एक एंड पे जाकर बाइंड होता है। अब ये कुछ ऐसा समझ लो कि ये सेल के बाहर का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये बाहर का सरफेस, ये अंदर का सरफेस। तो कोई मॉलिक्यूल आया हाइड्रोफिलिक और आके इस पे इस तरह से अटैच हुआ। अब ये प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू ऐसे घूम जाता है। अब ये ऐसे घूम गया तो ये मॉलिक्यूल जो बाहर की तरफ था अब ये कहाँ पे आ गया? अंदर की तरफ। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ये मॉलिक्यूल बाइंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच रोटेट्स एंड रिलीजेस मॉलिक्यूल इनसाइड दी सेल। मतलब ये रोटेट होकर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब याद रखने की चीज़ क्या है कि एक तरह का डिफ्यूजन ही है। तो बस हम लोग इसको फटाफट अब स्टडी कर लेते हैं कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उनको मेम्ब्रेन से पास होना, इसलिए उनके मूवमेंट के लिए हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अभी जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली चैनल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाए। कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, कुछ चैनल्स कंट्रोल्ड होते हैं। हमेशा ओपन रहते हैं मतलब हमेशा उनमें मूवमेंट होता रहेगा। कुछ चैनल्स कंट्रोल्ड होते हैं मतलब क्लोज्ड है पर किसी कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू वो ओपन हो सकते हैं और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। डिपेंड करता है चैनल टू चैनल। कुछ चैनल्स इतने बड़े होते हैं कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ से पास हो सकते हैं, जबकि कुछ चैनल्स जो हैं काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ सब्सटेंस को ही वहाँ से मूव करने देगा, बाकी और किसी को करने नहीं देता। बिकॉज एक तरह का डिफ्यूजन है तो ट्रांसपोर्ट तो कैसा हुआ? डाउन हिल, यानी कि अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और पैसिव होगा और उसके लिए भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखो बहुत से स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन खुद से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स किसी तरह का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में हेल्प नहीं करेगा। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स केवल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से बना हुआ होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होगा तो डिफ्यूजन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब होगा क्या कि ऐसे प्रोसेसेस में सैचुरेशन होता है। क्यों होता है सैचुरेशन? समझो जैसे किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 10 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है या फिर 10 मेम्ब्रेन चैनल्स हैं, तो अब डिफ्यूजन हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है और सारे के सारे मेम्ब्रेन चैनल्स ऑक्यूपाइड है, यानी सारे के सारे मेम्ब्रेन चैनल्स लगे हुए हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, तो जब सारे के सारे मेम्ब्रेन चैनल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो क्या आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ा सकते हो? हम रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन चैनल्स जो हैं वो लिमिटेड है। डिफ्यूजन की बात करूं तो डिफ्यूजन तो सीधा सीधा मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा था, किसी तरह के मेम्ब्रेन चैनल की उसे जरूरत नहीं थी, तो उसका रेट फिर भी बढ़ाया जा सकता है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट सैचुरेशन शो करता है। सैचुरेशन मतलब मैक्सिमाइजेशन शो करता है कि एक मैक्सिमम पे आने के बाद में
आप उस रेट को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जितने भी चैनल्स है वो सैचुरेट हो चुके हैं, सारे के सारे चैनल्स ऑक्यूपाइड है, यूज हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा अब डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये डिफ्यूजन और एफडी में फ़र्क है कि एफडी में सैचुरेशन होता है जबकि डिफ्यूजन में सैचुरेशन नहीं होता। बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि केवल मेम्ब्रेन चैनल्स जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिसिटी शो करेगा केवल वही सब्सटेंस मूव कर सकता है, बाकी दूसरा मूव नहीं कर सकता, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, एफडी में ऐसा होता है। उसके अलावा ये चैनल्स इनहिबिटर्स के लिए भी काफ़ी सेंसिटिव है। जैसे समझो कोई चैनल किसी इनहिबिटर से इनहिबिट हो जाता है, कोई सब्सटेंस है बी जो इस चैनल को क्या कर सकता है, इनहिबिट। तो जब ये इसको इनहिबिट कर सकता है तो इसके इनहिबिशन की वजह से अब ये चैनल ट्रांसपोर्ट शो नहीं करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि एफडी इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, क्योंकि ये इनहिबिटर्स इनके प्रोटीन साइड चेन्स के साथ में रिएक्ट करके इनको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से चैनल अब मूवमेंट शो नहीं करते, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट जो किसी चैनल के थ्रू होगा वो हमेशा स्पेसिफिक होगा, सैचुरेशन शो करेगा और वो इनहिबिट किया जा सकता है। अगर चैनल्स इन्वॉल्व नहीं हो तो ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं पोरिन्स। पोरिन्स वर्ड किससे बना है, पोर से। पोर किसे कहते हैं, कोई किसी छेद को पोर कहा जाता है। तो बेसिकली पोरिन्स वो प्रोटीन्स हैं जो प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन्स है उसमें बड़े बड़े पोर्स बनाते हैं। ये प्रोटीन्स बड़े बड़े पोर्स बनाते हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिससे आसानी से प्रोटीन्स वहाँ से पास ऑन हो सके। उन पोरिन्स को हम कहते हैं, उन्हीं प्रोटीन्स को हम कहते हैं पोरिन्स। और अब बात करते हैं वाटर चैनल्स के, ऐसे चैनल्स जिनसे वाटर का मूवमेंट होता हो, और इनको बनाने के लिए काम आते हैं 8 अलग अलग तरह के एक्वा पोरिन्स। अब ये एक्वा पोरिन्स वो पोरिन्स हैं जो, एक्वा मतलब वाटर हो गया, तो वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बस यही सीखना है हमें एफडी या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अब एफडी के कुछ टाइप्स होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला टाइप है यूनिपोर्ट। सबसे पहला क्या टाइप है, यूनिपोर्ट। यूनि मतलब क्या होता है, एक, यानी कि सिंगल, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर खुद से मूवमेंट शो कर रहा है और उसका किसी और सब्सटेंस के साथ में इस मूवमेंट के लिए कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम कहते हैं यूनिपोर्ट। क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट। व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, किसी और मॉलिक्यूल से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ मेम्ब्रेन चैनल्स ऐसे होते हैं कि कुछ कैरियर्स ऐसे होते हैं जो डिफ्यूजन तभी अलाउ करेंगे जब दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एक साथ में मूवमेंट शो करेंगे। यूनिपोर्ट में केवल एक मॉलिक्यूल था, लेकिन बहुत से मेम्ब्रेन चैनल्स एक साथ दो का मूवमेंट का रिक्वायरमेंट रखते हैं। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक है सिम्पोर्ट और एक है एंटीपोर्ट। पहले मैं आपको एंटीपोर्ट चलता हूँ। देखो एंटी जो वर्ड है, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। जैसे कहते हैं ना वो उसके एंटी है यानी उसके अगेंस्ट है। इसका मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। जैसे इसमें देखो ए जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है जबकि बी इस तरफ मूव कर रहा है। अब ये ए उस तरफ तभी मूव करेगा जब बी इस तरफ मूव करेगा, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो एंटीपोर्ट। और इसी तरह से अगर ये सेम डायरेक्शन में करेंगे तो उसको हम कहेंगे सिम्पोर्ट। क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सिम वर्ड रिजेंबल करता है किससे, सेम से। तो सिम्पोर्ट यानी सेम पोर्ट, यानी कि दोनों के दोनों किस तरफ मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ए भी इस तरफ आ रहा है और बी भी इस तरफ आ रहा है, तो ये बन गया सिम्पोर्ट। यानी सिम्पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ तो एक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। तो ये होते हैं एफडी के 3 टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अब देखो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ध्यान से सुनना, ये एक्टिव डिफ्यूजन नहीं है। एक्टिव डिफ्यूजन नाम का कोई वर्ड नहीं होता। एक्टिव मैंने वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब है कि ये एक्टिवली काम करेगा, यानी ये एनर्जी यूज करेगा। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी यूज करता हो उसको आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बिकॉज ये एनर्जी यूज करके काम कर सकता है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर सकता है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मतलब क्या हो गया कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन भी काम किया जा सकता है। जब मैं बोलता हूं कि इट वर्क्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और अगर लिखा हो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन,
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमें करना है, तब हमें एनर्जी यूज करना ही पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, अभी आपके लिए हो गया अपहिल ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम लोग हिल के ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर आपको कोई भी चीज ऊपर की तरफ लेके जानी है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो आपको एनर्जी यूज करना पड़ेगा। इसको मैं बहुत आसानी से एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। हमारे घर के ऊपर एक टैंक लगा रहता है, ठीक है, पानी की टंकी रहती है। हम लोग क्या करते हैं, उस पानी की टंकी से एक पाइप जोड़ दिया हम लोगों ने हमारे वॉश बेसिन तक। जैसे ही वॉश बेसिन का हम लोग टैप ऑन करते हैं तो टंकी एक हाइट पे पड़ा है, ठीक है, और आप लोगों ने एक पाइप से इसको जोड़ रखा है। तो जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से वाटर अपने आप नीचे की तरफ आएगा। यही मैं अगर आपको बोलूं कि इस पानी को ऊपर चढ़ाना है टंकी में, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे मोटर चालू करनी पड़ेगी, यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके उस पानी को ऊपर की तरफ, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे हो। यानी अगर आप विद ग्रेविटी चलोगे एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी, अगेंस्ट ग्रेविटी चलोगे एनर्जी यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलोगे तो पैसिवली काम कर सकते हो बिना एनर्जी यूज किए, और अगर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलोगे तो एनर्जी यूज करना पड़ेगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है। जैसा हमने बोला था कि एफडी चैनल्स के थ्रू होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं कुछ। सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। बिना मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ये एक फिगर है, इस फिगर में आप देख लो, यहाँ पे हमको एक शो कर रखा है, ये एक मेम्ब्रेन का चैनल, ठीक है। अब इसी से जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाएगा। ये देखो आप यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन चैनल हो गया आपके लिए। और बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इन मॉलिक्यूल्स की, और अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। लेकिन एनर्जी यूज करके मैं इसके ऑपोजिट भी, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट शो कर सकता हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब क्लियर सी बात है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों किसके थ्रू होते हैं, दोनों होते हैं मेम्ब्रेन चैनल्स के थ्रू। इसलिए अलग अलग प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे हम इनको कहते हैं पंप्स। क्या कहते हैं, पंप्स। यानी ये वो प्रोटीन है जो एनर्जी यूज करके सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इन चैनल्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पंप। याद रखना आपको ये वर्ड, चैनल पंप्स। अब ये पंप्स ट्रांसपोर्ट करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अपहिल ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या ये प्रोसेस सैचुरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी चैनल्स के थ्रू काम करता है, ये भी पंप्स के थ्रू काम करता है। तो कुछ टाइम बाद में जब सारे के सारे पंप यूज हो गए, सारे के सारे पंप जो है काम किए जा रहे, तो आप उससे ज़्यादा उसका रेट नहीं बढ़ा सकते, यानी इसका एक मैक्सिमम रेट रहेगा। और जैसा हमने एफडी में देखा था, यहाँ पे भी स्पेसिफिसिटी रहती है। इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स और उसके अंदर सोडियम पोटेशियम चैनल्स। तो ये सोडियम पोटेशियम चैनल्स और ये सब क्या है, ये वही मेम्ब्रेन चैनल्स है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये भी इनहिबिटर्स के लिए क्या है, सेंसिटिव, जैसा एफडी के अंदर हमने देखा था, क्योंकि प्रोटीन साइड चेन के साथ में ये रिएक्ट करके इनहिबिट हो सकता है। अब डिफरेंशिएट करेंगे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जब मैं बोलता हूँ सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि केवल डिफ्यूजन की बात चल रही है, यानी सबसे मैं कोई वर्ड यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला डिफ्यूजन, तो इसका मतलब है सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आपको एक फैसिलिटी यानी चैनल प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एक चैनल के थ्रू अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये डायग्राम देखो आप एक बार, इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो मैंने शो कर रखा है, बिकॉज यहाँ पे हमने पिक्चर में शो कर रखा है कि चैनल एटीपी यूज कर रहा है। चैनल क्या यूज कर रहा है, एटीपी यूज कर रहा है, मतलब कि एनर्जी यूज कर रहा है, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ पर मूवमेंट होगा इस केस के अंदर। यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये एक्टिव वर्सेस, यानी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ में। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों किस तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि दोनों में ही एनर्जी यूज नहीं होती। तो ये सिंपल डिफ्यूजन और एफडी में सिमिलरिटी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो थर्ड और फोर्थ में से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिंपल डिफ्यूजन है और कौन सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो क्लियर दिख रहा है कि जो तीसरा वाला ट्रांसपोर्ट है, ये तीसरे वाले ट्रांसपोर्ट में किसी भी चैनल की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वो सिंपल डिफ्यूजन। और इसके अंदर क्लियर आपको चैनल शो कर रखा है, इसका मतलब ये एफडी यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है।
और ये मूवमेंट होगा इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये टेबल लेके आते हैं मेरे पास कि सर ये टेबल नहीं समझ में आ रही। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना हो तो अब ये टेबल आपके लिए कोई ज़्यादा हेडेक प्रोड्यूस नहीं करेगी। देखो इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है कुछ पॉइंट्स के बेस पे। पहला है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कि इनमें से किसके अंदर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको आंसर दूं उससे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करो कि आप इन तीनों में किसमें यस और किसमें नो आएगा। अब स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मैं अगर बात करूं तो हमें अच्छे से पता है केवल एफडी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो एसडी में आ जाएगा नो, एफडी इज यस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज यस। नेक्स्ट बढ़ता है हाईली सेलेक्टिव, यानी कि हाईली स्पेसिफिक, यानी केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट वो शो करेगा। तो हमने देख लिया भाई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में नहीं हाईली सेलेक्टिव नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं होते। एफडी की बात करूँ तो यस इट इज हाईली सेलेक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस इट इज हाईली सेलेक्टिव। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन, कि क्या ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है। तो हमने पहले ही कंसेप्ट पढ़ लिया कि जहां मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होगा, नहीं पड़ेगी तो सैचुरेशन नहीं होगा। यानी सिंपल डिफ्यूजन में सैचुरेशन नहीं होता, एफडी और एक्टिव में होता है। नेक्स्ट है अपहिल ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऊपर की तरफ यानी पहाड़ी से ऊपर, यानी कि एनर्जी यूज करनी है। तो सिंपल सी बात है एनर्जी डिफ्यूजन में तो यूज होती ही नहीं, यानी सिंपल डिफ्यूजन और एफडी के अंदर तो अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। और लास्ट है एटीपी का रिक्वायरमेंट। अब अपहिल ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ऑलवेज, तो फिर वही है जो अपहिल ट्रांसपोर्ट में था, यानी एसडी नो, एफडी में भी नहीं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये था सिंपल डिफ्यूजन, एफडी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाटर पोटेंशियल और इसके रिलेटेड सारे कंसेप्ट आगे स्टडी करेंगे। अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अच्छे से जाओ और एक बार एनसीईआरटी की स्टडी करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।